के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके क्लास 12th के बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का बायोलॉजी में छठा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम आपका है वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत। यह आपका बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है और इसी को क्वेश्चन बैंक में अपना लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व समझ लेते हैं। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप पाएंगे 2025 में इस साल एग्जाम में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। सिर्फ इस अकेले चैप्टर से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2024 में आप देखेंगे तो 5 है, 2023 में आप देखेंगे 6 है, 2022 में थोड़ा सा कम हुआ था, 3 था, 2021 में फिर 7 थे। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को अपना लोग पहला ऑप्शन में है प्रभाविता का नियम, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, तीसरा ऑप्शन है युग्मक की शुद्धता का नियम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, युग्मक की शुद्धता का नियम। कारण क्या है कि जिस समय में पृथक्करण होता है उस समय में युग्मक आपस में अलग हो जाते हैं, इसीलिए जो है इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था अनुवांशिकता का नियम। कौन सा नियम? अनुवांशिकता का नियम मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर अगला है अर्जित गुणों के वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? तो अर्जित गुणों के वंशानुगति के सिद्धांत को लेमार्क ने बताया था। किसने बताया था? लेमार्क ने। अगला है अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक हैं मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। ठीक है। हुगो डिवाइस जो है उत्परिवर्तन का खोज किया था, मॉर्गन सहलिंगता का, और डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जबकि मेंडल जो है इन्हीं को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में आपका कि मेंडल ने चयन किया था। किसको चयन किया था? तो अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने गार्डन मटर को चयन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है सो एक आपको पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको टिक करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को अपना लोग पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कहता है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 6 से 8 तक के लिए एक उदाहरण दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़े और प्रश्नों के सही उत्तर में 4 विकल्पों में चयन करें। लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को मेंडल द्वारा स्थापित किया गया जब उन्होंने पायसम सतीभम मटर के पौधे के 7 लक्षणों, यानी कि मटर के पौधे के यहाँ पे कितने लक्षण लिए गए हैं? 7 लक्षण लिए गए हैं। ये पैसेज का था, आपको पैसेज के अनुसार टिक करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कितने लक्षण? 7। तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सी नंबर को टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था सहलंगता का, अनुवांशिकता का नियम, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में आपको दिया गया है कि पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मक के शुद्धता के नियम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन एक कथन वाला है। इस कथन वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि संतति में माता पिता से ग्रहण किए गए लक्षण अनुवांशिकी कहलाता है। बात सही है। अब फिर क्या है? मेंडल ने अनुवांशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो संतान में माता पिता से ग्रहण किए गए लक्षण अनुवांशिकी कहलाता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। और मेंडल ने अनुवांशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। लेकिन दोनों कथन एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? आंसर इसका बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। चलिए अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका ये। अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियम का अपवाद
प्रभाविता मेंडल के नियम में आता है, युग्मक की शुद्धता पृथक्करण को ही कहते हैं, और स्वतंत्र अवयवन, ये तीनों नियम मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर दिया गया है। लेकिन सहलग्नता मेंडल के नियम का अपवाद कहलाता है, जिसका प्रतिपादन मॉर्गन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता के स्थिति में क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता के स्थिति में इसका अनुपात होता है 1:2:1। अपूर्ण प्रभाविता, जहां पर एक एलील अपना पूर्ण प्रभाव दूसरे एलील के ऊपर नहीं छोड़ पाता है, उसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का खोज कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर किया था, जिसके पुष्प लाल और सफेद थे, जो कि F1 पीढ़ी में उसका क्या हो गया था, गुलाबी हो गया था। तो जब F2 पीढ़ी निकाला गया तो उसके बाह्य लक्षण आए 1:2:1, यानी कि एक लाल पुष्प आया था, एक लाल वाला, 2 था गुलाबी और एक था सफेद। तो 1:2:1 क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। एक संकर क्रॉस में 3:1 होता है उसका फिनोटाइप, और जीनोटाइप 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर में कि मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होते हैं। तो मानव का रुधिर जो AB वर्ग होता है उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना लोग क्या, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो मात्रात्मक लक्षण कौन होता है, त्वचा। त्वचा का रंग जो है एक मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है युग्म विकल्पी। क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। अगला है तद्रुप प्रजनी लाल फूल वाले एवं तंद्रुप प्रजनी सफेद फूल वाले एंट्रीनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, जिसमें प्रभावी लक्षण वाले फूल जो थे लाल थे और अप्रभावी वाले जो सफेद थे। लेकिन जब F1 पीढ़ी के निकालने के लिए इनके बीच में एक संकर क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के पौधे जो है सो गुलाबी रंग के हो गए थे। इसी घटना को कहा गया अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें बताया गया कि एक एलील प्रभावी एलील का पूर्ण प्रभाव अप्रभावी एलील के ऊपर नहीं हुआ, जिस कारण से पुष्प जो है वो गुलाबी हो गए थे। तो इसको अपूर्ण प्रभाविता की श्रेणी में अपना लोग रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं। कारक यानी कि फैक्टर, जिसको मेंडल ने कहा था। तो लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं। कारक विभक्त होते हैं। मटर में कारक जोड़े में रहते हैं। कोई भी द्विगुणित जीव होता है उसमें कारक जोड़े में ही रहते हैं। और एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, सम्मिश्रण कभी नहीं होता है। तो ये आपका कथन क्या है, असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता को डोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो सह प्रभाविता में F2 संतति को 1:2:1 के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं और उसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला टॉपिक पे ये रहा। अगला टॉपिक में आपका क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को अपना लोग कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस वह घटना होती है जिसमें एक जीन के जोड़ा के द्वारा दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दिया जाता है। फिर दूसरा है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो एबीओ रक्त समूह जो होता है बहु एलील को भी दर्शाता है। सामान्यतः क्या होते हैं, एक जीन के 2 एलील पाए जाते हैं। सामान्य रूप से एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन आई जीन जो होता है जो रक्त समूह को डिनोट करता है, इसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और IO। इसीलिए इसको कहा जाता है बहुएलील। लेकिन साथ ही साथ जो AB रक्त समूह होता है वो भी जो है सह प्रभाविता को दर्शाता है। तो इसीलिए इनके आंसर बी और सी दोनों सही है। इसीलिए आंसर अपना लोग टिक करेंगे डी, जो कि बी और सी दोनों को सही साबित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक बालक का रुधिर वर्ग O है। ए बालक का रुधिर वर्ग क्या है, O है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है। तो उसके पिता का जीन प्रारूप क्या होगा। तो देखिए बालक का रुधिर वर्ग O है, यानी कि उसका O का जीनोटाइप होगा I0। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक एलील आएगा ब्लड ग्रुप के लिए माता से और एक एलील आएगा कहां से, पिता से। तो पिता का ब्लड ग्रुप B है तो इसके 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है IB
और एक हो सकता है IB I0। तो अगर IB IB रहेगा तो ऐसी स्थिति में बस उसके संतान का रक्त समूह कभी O नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके एक एलील आकर के संतान में आएंगे। इसीलिए जो है पिता का जो है सुजीनोटाइप क्या होगा, IB I0 होगा। तो इसका आंसर नंबर होगा। तो चौथा क्वेश्चन में आपका है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे कहते हैं बहुएलील। क्या कहते हैं, बहुएलील। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। तो देखिए सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप ओ होता है, क्योंकि ओ के पास जो है एंटीजीन अनुपस्थित रहते हैं, और जिसमें एंटीजीन अनुपस्थित रहेगा वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, इसीलिए उसको सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। फिर अगला है कि मानव रुधिर वर्ग ओ में पहला ऑप्शन है एंटीजन अनुपस्थित रहता है, दूसरा ऑप्शन है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ये गलत बात है, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी रहता है ए और बी। एंटीजन उपस्थित रहता है, ये भी गलत बात है, एंटीजीन उपस्थित नहीं रहता है। तो आपका आंसर नंबर ए ही सही है कि एंटीजीन क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। 6 के बाद आपके पास 6 के बाद है आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन को अपना लोग करते हैं। 7 नंबर में है, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1। 9:3:3:1 होता है। अगला है, विभिन्नताएं और सूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। इसका कारण क्या है। तो विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, दोनों होंगे। विनिमय के कारण अलग होते हैं और स्वतंत्र संकुलन में यही आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण अगले पीढ़ी में इनके लक्षण प्रकट होते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर सही होगा। फिर है कि द्विसंकर परीक्षार्थ यानी कि डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो होता है उसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए डायहाइब्रिड का कोई भी आपको रिजल्ट निकालना हो तो मोनोहाइब्रिड से निकाल सकते हैं। जैसे एक संकर क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट होता है 1:1, तो इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:1:1:1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 9 का आंसर क्या होगा, सी, 1:1:1:1। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। 1 नंबर में है अलील का सम्मिश्रण नहीं होना। 2 नंबर में है एक युग्म के एलील युग्मक बनते समय अलील अलग होते हैं। एलील प्रभाव या अप्रभावी हो सकते हैं। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, एक युग्म के एलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। अगला है 11 नंबर में, वंशागुति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया। तो सटन और बोवेरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे 12 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्रीय विकार नहीं है। क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों के तीनों गुणसूत्रीय विकार यानी कि क्रोमोसोमीय विकार में आते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाना होता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी गुणसूत्रों का संख्या 45 बच जाता है। एक हीमोफीलिया एक ऐसा है जिसमें कोई भी गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है। तो आंसर होगा इसका हीमोफीलिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या होती है। मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या होती है। तो मनुष्यों में संलग्न समूह की संख्या 23 होती है। निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। तो n से दर्शाया जाता है, गुणसूत्र का एक सेट को दर्शाया जाता है n से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ZZ का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है। तो देखिए 3 प्रकार के लिंग निर्धारण होते हैं, XX XY, एक होता है XX X0 और एक होता है ZZ ZW। तो ये ZZ ZW जो होता है ये पक्षियों में होता है। तो इनमें से ऑप्शन में आप देख लीजिए, तो मोर एक पक्षी है जिसमें ZZ ZW प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। अगले टॉपिक के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है पैकेटीन में। किस में होती है, पैकेटीन में।
अब अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21वां गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे जो है सो मंदबुद्धि के हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। फिर अगला है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई गुणसूत्र के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत जो है उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है स्वबहुगुणता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है, तो कॉल्सिचिन के द्वारा स्वबहुगुणता को कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जाता है। अगला कथन वाला है हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी जीन है, जो कि और हीमोफीलिया का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, बिल्कुल सही बात है, और हीमोफीलिया का जीन एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कथन एक का सही विश्लेषण कर रहा है बी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन। क्या होगा इसका आंसर? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो 46 के बजाय कितने होते हैं? 45। फिर है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ये ऑटोसोमल गुणसूत्र पर पाया जाता है, तो ऑटोसोम संबंधित रोग होते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक को ऑटोसोम और दूसरे को एलोसोम कहा जाता है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसके जो होते हैं ये ऑटोसोम संबंधित रोग होते हैं, यानी कि ऑटोसोम गुणसूत्र पर पाए जाने वाले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दात्र कोशिका अरिक्तता किसको प्रदर्शित करता है? प्लीयोट्रॉपी को प्रदर्शित करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक समान दृष्टि वाली महिला है जिसके पिता वर्णाध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णाधिकार की संभावना इनमें से क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं। महिला समान दृष्टि वाली है जिनके पिता वर्णाध है, यानी कि महिला के पिता क्या हैं? वर्णाध है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो जो उनकी पुत्री जो मादा होगी, इस मादा में भी ये वर्णाध वाला एक्स गुणसूत्र के द्वारा आ जाएगा, यानी कि XCX, यानी कि मादा कैरियर होगी लेकिन समान दृष्टि वाली होगी। और की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होता है, तो पुरुष कैसा है? तो समान दृष्टि वाला है। तो समान दृष्टि वाला जब पुरुष है तो ऐसी स्थिति में XY है। अब यहां से ये XCX और यहां से ये XY, तो इन दोनों के बीच में हुआ तो XCX, ये दोनों XX, फिर ये दोनों XCY और फिर ये दोनों XY। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो नर है वो वर्णाध है, ठीक है, और एक कैरियर है और दो नॉर्मल है। तो ऑप्शन पे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि 25% वर्णाध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। फिर है 50% वर्णाध पुत्र एवं 50% वर्णाध पुत्र, 50% वर्णाध पुत्र और 50% समान दृष्टि वाली पुत्री। 50% वर्णाध पुत्र एवं 50% वर्णाध पुत्री, अभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं वर्णाध नहीं। इसके जो सही आंसर हैं ये बी नंबर में होंगे कि पुत्र दो पुत्र है, यहाँ पर XY वाले ये दो पुत्र हैं, दो में से एक वर्णाध है, मतलब 50% वर्णाध पुत्र है, एवं दो पुत्री है जिसमें से एक कैरियर है और एक सामान्य है, तो 50% समान दृष्टि वाली पुत्री भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका बी नंबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होता है? तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी होने से डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होता है जिसमें बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णाधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल और हरे रंग को। किसको नहीं पहचान पाता है? लाल और हरे रंग को। निम्नलिखित में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को अपना लोग देखेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन
त्रुटि के कारण होने वाला रोग है सिकल सेल एनीमिया। कौन है? सिकल सेल एनीमिया। अगला है ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिस्टेंशन के कारण होने वाला रोग है। तो ऑटोसोम में तो 21वां गुणसूत्र यानी कि डाउन सिंड्रोम होगा इसका आंसर। और अगर इसी के जगह पर जो है सुसेक्स लिंग गुणसूत्र में रहता तो क्लेनीफेल्टर हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ऑटोसोमल 21वां गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, इसीलिए इनका आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो इस